ऐसा व्यक्ति जो अपने मंत्री जी को, अपने ही मुखिया को जो है जवाब नहीं दे रहा हो, उनसे नहीं भय खाता हो, और इस तरीके का व्यक्ति जो महिला को हथियार बना के अपने ऊपर जो भ्रष्टाचार जो उनके द्वारा किए कारनामे उनको छुपाने के लिए महिला को हथियार बनाता हो, तो वो स्वाभाविक है कि इस जांच को तब तक तो प्रभावित करते रहेगा जब तक वो पद पे है। जब तक वो पद पर है। बागवानी विभाग में जो कुछ भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर अब जांच सौंप दी गई है सचिव को और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। बहरहाल इंतजार रहेगा कि वो रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, लेकिन हमने जो डॉक्यूमेंट बेस्ड एविडेंस के सहारे एक के बाद एक जिस तरह से करप्शन हुआ है खरीद में या बाकी कई मामलों में गड़बड़ की गई है वो प्रदेश की जनता के सामने रखा। इस पर मैं जो जरूर एक कहानी आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको हिम्मत चाहिए और हौसला तो चाहिए ही चाहिए। और दीपक ने जिस हौसले के साथ इस लड़ाई को लड़ा है, खासकर 13 दिन अनशन में बैठने के बाद, आज वो अस्पताल से जब मैंने उनसे निवेदन किया कि आपसे मिलना है, बातचीत करनी है, सिर्फ इसलिए कि मैं उत्तराखंड के हर नौजवान को दीपक के मुंह से वो कहानी सुनाना चाहता था कि एक प्रदेश की बागवानी को बचाने के लड़ रहा है, काश्तकारों को बचाने के लिए लड़ रहा है, किसानी और खेती को बचाने के लिए लड़ रहा है, उसके लिए कितना मुश्किल होता है ये लड़ाई लड़ना। दीपक, कितना मुश्किल था? मतलब अब तो चलो हम ये कह रहे हैं कि साहब 15 दिन हमें इंतजार करना चाहिए, रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, लेकिन ये कितना मुश्किल था ये लड़ाई लड़ना? शुरुआत से ही मुश्किल रहा, क्योंकि बागवानी मूल रूप में स्थापित नहीं है तो काश्तकार नहीं है धरातल पे। काश्तकार नहीं है तो आवाज़ उठाने वाली वो संख्या नहीं है जो हर जगह खड़ी हो जाती है। क्योंकि स्थापना से लेके भ्रष्टाचार की लड़ाई तक लोगों ने बार बार कहा कि तुम्हें लोग चाहिए होंगे, साथ में सहयोग चाहिए होगा, काश्तकार चाहिए होंगे। पीछे मुड़ के देखा तो खेत तो बंजर हैं, बागवानी है नहीं, लोग कुछ करते नहीं हैं, योजनाएं आती नहीं हैं, मिलती नहीं हैं, खड़ा कौन होगा? पहला पहला एक मेरे लिए पहला वहीं पर एक मतलब डिफ़िकल्टीज़ तो शुरू हो गई थी उसी वक्त जो है। लेकिन संकल्प था कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जो विज़न रहा, उत्तर के अंचल में उद्यान विभाग का कार्यालय खोलना, और वो भी जो है एक ऐसे स्थान पे जो एप्पल गार्डन के रूप में मशहूर भी हुआ चौबटिया में, और वहाँ से संचालन करना 13 कमिश्नरीज़ में, चलता भी रहा राज्य बनने तक। राज्य बनने के बाद ऐसा हुआ कि चीज़ें रसातल की ओर गई, जबकि उसने आसमान छूना चाहिए था। तो वो संकल्प ने बहुत कुछ सिखा दिया उसी वक्त मेरे को। तो कितना मुश्किल था वो 13 दिन गांधी पार्क के बाहर से बैठना, और आमरण अनशन बहुत मुश्किल होता है, स्वास्थ्य में गिरावट आती है। उम्मीद थी वैसे कि कुछ उम्मीद जग रही थी कि नहीं, जो संकल्प लिया उसमें कुछ हद तक शुरुआत में कुछ सफलता ज़रूर मिलेगी? मेरे लिए वो दर्द था ही नहीं, क्योंकि मैं जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ रहा था उसमें मेरे ऊपर एक महिला को माध्यम बनाकर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के जो निदेशक हैं, जिनके सबूत भी विजिलेंस से लेके सरकार तक हमने भ्रष्टाचार के दिए, उनके द्वारा एक महिला को टारगेट करके मेरे ऊपर महिला उत्पीड़न लगा दिया गया, नशे का आरोपी बता दिया गया। मैंने संकल्प लिया, मैंने हमेशा सामाजिक जीवन जिया है, मेरे माँ बाप के मुंह पे मेरे को जाना है, मेरी भी बहन है घर में, मेरे भी रिश्तेदार नातेदार हैं। महिला उत्पीड़न जैसा दर्द वहाँ पे नहीं हुआ। जो वो जो उस उत्पीड़न के दर्द से वो 13 दिन आमरण अनशन मेरे लिए सुखदायक था। उसमें मैं कम से कम ये कह रहा था अपने आप से कि मेरी शरीर को ज़रूर दुख हो रहा है, मेरी आत्मा तो तृप्त हो रही है कि मैं सही लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मेरे को लगता है कि ऐसा कई लोग हैं इस राज्य के अंदर जो शायद सही लड़ाई लड़ते हैं, उनको झूठे मुकदमों में फंसाकर, चाहे वो महिला उत्पीड़न होते हैं। मैंने कई बार, देखो कहना नहीं चाहिए, SC/ST एक्ट को भी ये लोग एक माध्यम बना के, हमारे उन भाइयों को भी माध्यम बना के कई लोगों को, इन लोगों को प्रताड़ित करते हुए देखा है। जो बड़े बड़े महकमे वाले लोग हैं, जो सामान्य लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, इनको हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और झूठी FIR होती हैं। उसी वक्त संकल्प आ गया कि नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ। अगर आज ये महिला को माध्यम बनाकर महिला उत्पीड़न के लिए लकीर, झूठे मुकदमों के लिए लकीर नहीं खींची गई, तो भविष्य में कोई भाई किसी बहन के साथ नहीं खड़ा होगा, कोई व्यक्ति किसी महिला की मदद के लिए आगे नहीं आएगा। और मेरे इस 13 दिन के आमरण अनशन स्थल पे, मतलब जो 13 दिन से पहले ही दिन पुलिस उठाने आ गई थी, मेरे को महिलाओं ने बचाया।
तीसरे दिन पुलिस उठाने आई, महिलाओं ने बचाया। 7वें दिन लोग भिड़ने आ गए, महिलाओं ने बचाया। आमरण अनशन 13वां दिन जल पिलाने कौन आया? उनका महिलाएं आई। मेरे को तो जब मेरी छत्रसाल ही मातृशक्ति बनी हुई थी, उस मातृशक्ति को ये लोग बदनाम करना चाह रहे थे। तो मेरा भी एक संकल्प था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी पूजन किया जाता है वहाँ इस देवभूमि में तो इसीलिए भगवान बसते हैं। उसी का ये लोग माध्यम बना के अपमान करना चाह रहे हैं। तो उस संकल्प के साथ जब मैं बैठा तो वहाँ मुझे भी लगा कि वो ऊर्जा है जो कठिनाई तो दे ही नहीं रही है। लेकिन आपको लगता है कि जब तक हम उत्तराखंडी सामने निकल कर नहीं आएंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे, जो हमारे सामने गलत हो रहा है जिससे हमें मालूम है हमारे राज्य को नुकसान पहुंच सकता है, उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तो हम कैसे उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे? मतलब किसी ना किसी को तो आगे आना होगा ना। दुर्भाग्य यही है कि हर कोई यहाँ दबा कुचला या पता नहीं कैसी एक कुंचित भावना लेके है कि यार अगर कुछ बोलोगे तो तुम्हें दबाया जाएगा, टारगेट किया जाए। टारगेट किया जाएगा, तुम्हें धमकाया जाएगा। और ये क्यों? आखिर इस राज्य के नागरिक हम भी हैं। जितना प्रशासन सरकार का है उतना ही प्रशासन जनता का भी है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार के प्रति है तो जनता के प्रति भी है। यदि कोई आपके राज्य का नागरिक जो गलत कर ही नहीं रहा है, गलत करने से रोक रहा है, राज्य की चीज़ों को राज्य में और भी मतलब उसको अच्छे ढंग से लागू करवाना चाहता है कि यार ये गलत हो रहा है, इसको सही करो, मेरे राज्य की चीज़ है, मेरे राज्य की संपदा है, आप इसको नष्ट करने जा रहे हो, उसको ये लोग रोकने का प्रयास करते हैं। मैंने ये लकीर खींचनी। और आप जैसे युवा, जैसे आप तो लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कई बार आपको टारगेट किया गया होगा। ऐसे लोग तो टारगेट होते ही हैं। वो संकल्प मेरे साथ था, आपकी ऊर्जा भी मेरे साथ चली हुई थी। क्योंकि मेरे को याद है जब हम ये लड़ाई लड़ रहे थे तो सबसे पहले देवभूमि डायलॉग ने इस मुहिम को जो है सबसे पहले दिखाया था कि ऐसा भी हो रहा है यहाँ पे। तो उस वक्त मेरे को एक एनर्जी थी कि कुछ लोग हैं जो पर्दे के सामने भी और पर्दे के पीछे भी सच दिखाएंगे। दीपक, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो पिछले 3.5-4 साल में काम किया है वो या तो किसानों के बीच जाके बात की है, या काश्तकारों से बात की है, या उन युवाओं से बात की है जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री को अपना लाइवलीहुड का ज़रिया बना रहे हैं। तो मैंने उनकी परेशानियां भी देखी हैं और उनके अंदर काम करने का जज्बा भी देखा है। इसलिए मेरे तो दिल में था कि नहीं, बागवानी और एग्रीकल्चर नहीं बचेगा तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो वो मेरा कमिटमेंट तो था। फिर तुम्हारा कमिटमेंट देख के मुझे नहीं लगा कि भाई एक उत्तराखंडी के साथ अगर दूसरा उत्तराखंडी खड़ा नहीं होगा तो कैसे होगा। अब आपको क्या लगता है कि दीपक, अब आपको लगता है कि बड़े अभियानों में सम्मिलित होना पड़ेगा? बहुत सारे और विभाग हैं, बहुत सारे और मामले हैं, हमें मिलकर उन मामलों को भी सामने लाना होगा। अभी कई और निदेशक हैं जिनकी भ्रष्टाचारी लंका में आग लगानी बाकी है। सर, इस वाले लाइन से पहले एक शब्द इसमें भी कहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने हिम्मत करके जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन जो व्यक्ति, माननीय मंत्री जी का मैं पत्र पढ़ रहा था उसमें ये लिखा हुआ था कि हमने इनसे पूर्व में स्पष्टीकरण मांगा था और इनके द्वारा आज दिनांक तक स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया। ऐसा व्यक्ति जो अपने मंत्री जी को, अपने ही मुखिया को जो है जवाब नहीं दे रहा हो, उनसे नहीं भय खाता हो, और इस तरीके का व्यक्ति जो महिला को हथियार बना के अपने ऊपर जो भ्रष्टाचार जो उनके द्वारा किए कारनामे उनको छुपाने के लिए महिला को हथियार बनाता हो, तो वो स्वाभाविक है कि इस जांच को तब तक तो प्रभावित करते रहेगा जब तक वो पद पे है। जब तक वो पद पर है। तो या तो सरकार जबरन उनको छुट्टी भेजे, जबरन उनको कुछ समय के लिए, जब तक 15 विधानसभा सचिव को जबरन फोर्स लीव में भेजा जा सकता है, तो तो उद्यान निदेशक को क्यों नहीं भेजा जा सकता? क्यों नहीं भेजा जा सकता? इनको वापस, ये तो वाईएस परमा, ये एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इनसे बोलिए तब तक आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पर अपना काम कीजिए जब तक यहाँ जांच है। उससे क्या होगा कि हमें डर है सर, मुझे सबसे भय ये है कि जब जांच होगी तो वो पत्रावलियों की होगी, वहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी होगी। ये व्यक्ति अपने इन्फ्लुएंस में वहाँ की पत्रावलियों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी ये व्यक्ति कर सकता है। ये बहुत सातिर किस्म के आदमी हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से भी, सचिव साहब से भी निवेदन है कि आप इसको पूरे निदेशालय को अपने हैंड ओवर कर लीजिए। सबसे पहले 5-5 विभाग का आपने उनको निदेशक बनाया है, उनमें जांच होनी है। जब तक आप उनसे उन चीज़ों को वापस नहीं लेंगे तो इस जांच को कैसे हम मान लें कि 15 दिन में स्पष्ट जांच सामने निकल के आ जाएगी? ये एक चिंता का विषय है। बाकी आपने बोला कि अभी बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जहाँ ये सब हो रहा है, मेरी जानकारी में भी है। मैंने देखा है कि किसी विषय पर बोलने से पहले हम लोग उसकी एक अध्ययन मैं चाहता हूँ दीपक, मिल के हम लोग अभी और काम करें, बिकॉज क्या है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े,
और उत्तराखंड के लोगों को जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसका फ़ायदा मिले, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे लोग जो इस तरीके से पैसा कमाते हैं और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे राज्य के विकास में बाधा पड़ते हैं, कि उन लोगों को भी हम एक्सपोज करें पब्लिक के सामने लाके, जो हम कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि सिस्टम ने एक बना दिया है कि चाहे वो छोटा कर्मचारी हो बड़ा कर्मचारी हो, उनको मैंने जो फील किया कि उनको पैसा कमाने के लिए रखा गया कि लाइए कमा के दीजिए। उनको तो ये भाई उनको राजकीय कोष से धन मिलता है, जो पब्लिक का टैक्स का पैसा है वो उनके पास जाता है ना। हर चीज़ से उनको जो पैसा हमारे राज्य का है वो उनके जेबों में जा रहा है, उनका घर चल रहा है। वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं, साइकिल से आते हैं, काम करते हैं, डिपार्टमेंट चलाते हैं, नाम भी कमाते हैं। आखिर ऐसा क्या, रात को तो 4 अंगुलियाँ ही मुँह में जाएंगी, खानी तो 2 ही रोटियाँ हैं। तो इसका मतलब अब ये हम समझ गए ना कि जब आपकी नौकरी पैसे में लग रही है, आपकी पदोन्नति पैसे में हो रही है, आपके सीआर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसेड है, तो कहीं ना कहीं ये लोग पैसे ही कमाएंगे। तो पूरे सिस्टम को बदलने की बहुत ज़रूरत है इस समय। सिस्टम बदलने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। मेरा तो युवाओं से आह्वान है, मातृशक्ति का सम्मान करते हुए आप आगे आइए। और ये उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है ना, वो युवाओं के सर पे जब हाथ रख देती है ना, तो वो एक ताकत बन जाती है। मैंने उसको फील किया है। आप सब लोग जहाँ हैं, जहाँ गलत होता हुआ देखते हैं, आप किसी भी, सबसे पहले तो मैं पार्टी से हूँ कहना छोड़ दीजिए। देखिए मैंने सब लोगों से पहले भी कहा, चुनाव 5 साल में एक बार, 1 दिन, 1 घंटा और 1 सेकंड रहता है। जैसे ही हम बाहर आते हैं ना, उस वक्त तो उत्तराखंड के नागरिक बन जाएं, और देने से पहले भी उत्तराखंड के नागरिक बने। उस बूथ से जाने से पहले पहले आप उत्तराखंड के नागरिक हो। उस बूथ के अंदर तय करो आप किससे हो, किसको बिलोंग करते हो, सब बात की बातें हैं। पहले एक उत्तराखंडी बनकर सोचिए कि क्या हमारे उत्तराखंड में जो जितनी हम कहते हैं कि हमारा उत्तराखंड लाशों पे बना है, महिलाओं ने शहादत दी है, हमारे जो है राज्य आंदोलनकारियों ने शहादत दी है, क्या उस शहादत के लिए हमने एक तिलक भर भी काम किया है? उन्होंने हमको राज्य बना के दिया, हमने क्या किया? वो विषय यदि आज भी हम जागरूक, आज हमारा युवा उत्तराखंड है, बेरोजगार हो सकता है, उसके आगे हम बेरोजगार, एवरेज एज में देख रहा था 26-27 वर्ष का आप जो है युवा युवा उस वक्त उत्तराखंड है। यदि युवा उत्तराखंड ने बागडोर अपने हाथ में नहीं ली, कई लोग बागडोर का मतलब सत्ता समझते हैं, नहीं, बागडोर का मतलब आप जिस क्षेत्र में है, जहाँ पर हैं, वहाँ पर संकल्प लें कि हम गलत का विरोध करेंगे, सही का सहयोग करेंगे किसी भी स्थिति पर जाके। और मैं तो उद्यान विभाग में फिर कह रहा हूँ, लोग आप चकबंदी को देख रहे हैं, आप लगातार चकबंदी पर बात कर रहे हैं, लोग भू कानून पर बात कर रहे हैं, मैं सारे विषयों का समर्थन करता हूँ, लेकिन सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये उद्यान ही ऐसा एक तरीका बनेगा जिससे चकबंदी सक्षम हो पाएगी, जो भू कानून पे ऊपर काम करेगी। क्योंकि एक मीडियम चाहिए धनराशि आने का, वो है हमारे पास उद्यान विभाग। उद्यान विभाग के पास इतना स्रोत है, जिसमें भारत सरकार का पैसा है, राज्य सरकार का पैसा है, इंटरनेशनल फंडिंग इसमें अच्छी खासी होती है। इनको बढ़ावा देने के लिए कई प्रोडक्ट, कई मतलब योजना प्रोजेक्ट इसमें जो है निकल के आते हैं। वो प्रोजेक्ट बताते हैं कि संभावनाएं अपार हैं इस राज्य के अंदर, बस धरातल पर लागू करने वाला चाहिए, संकल्पित होकर लागू करने वाला चाहिए। जो दीपक, हमें 15 दिन का इंतज़ार करते हैं, लेकिन तुम्हें अभी आगे के लिए भी तैयारी करनी, जैसा मैंने तुमसे कहा, भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तराखंड को अगर आगे ले जाना है तो हम सबको, दीपक, तुम्हें, मुझे, जितने भी हमारे उत्तराखंडी भाई बहन हैं, उनको आगे आना होगा, अपनी लड़ाई लड़नी होगी, तब जाके हम एक खुशहाल जो है, एक समृद्ध उत्तराखंड बना सकते हैं। ये केवल उद्यान विभाग की कहानी नहीं है। इस समय मैं और दीपक अगर अभी बात कर रहे होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कहीं पर ही भ्रष्टाचार करने की पॉलिसी तैयार हो रही होगी। तो हमें इन सब के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये राज्य हमारा है, ये खूबसूरत राज्य है, दुनिया से सबसे अलग राज्य है। बस ज़रूरत है अच्छे लोगों को बुरे लोगों के सामने खड़े हो जाने की, और अच्छे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब अच्छे लोग एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे, बुरे लोग अपने आप कदम पीछे हटा लेंगे, और जिस दिन बुरे लोग अपने कदम पीछे हटा लेंगे, उस दिन हमारा राज्य नंबर 1 बन जाएगा। दीपक जैसे लोगों का ना सिर्फ हौसला बढ़ाना है, बल्कि और युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी सामने आइए, आवाज़ उठाइए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। जैसा कि मैं कहता हूं, भ्रष्टाचारियों की लंका में अब आग लगाना ज़रूरी है, उसके लिए आप सबका गिलहरी जैसा योगदान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।